10 मई 1857 की सुबह के साथ आगाज हुआ एक नई क्रांति का, जब मेरठ से निकलकर विद्रोह की चिंगारी ने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार समेत मध्य भारत में आग का रूप ले लिया, जिसमें सिपाहियों की भीड़ को चीरते हुए युद्ध के मैदान में आई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में फिरंगियों को देश के सपूतों ने कड़ी टक्कर दी। यह विद्रोह साक्षी बना रक्त रंजित मातृभूमि का, जिसकी रक्षा के लिए कई शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस विद्रोह ने कंपनी के शासन का अंत किया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ली भारत की कमान। स्वागत है दोस्तों आज़ादी के अगले भाग में, जहां रूबरू होंगे 1857 की क्रांति से जुड़े अनछुए पहलुओं से। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर साम्राज्य के सोंदा और हरपोनली जिलों को मराठों को देने की पेशकश की, जिसे बाद में मना कर दिया गया। तो वहीं कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम एवं श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। मैसूर का नया राज्य एक पुराने हिंदू राजवंश के कृष्णराज तृतीय वाडियार को सौंप दिया गया, जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली। इधर धीरे धीरे पूरे भारत में कंपनी अपनी हुकूमत का प्रसार कर रही थी। विस्तारवाद की नीति से आगे बढ़ रही ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापगत के सिद्धांत के साथ आगे आई। यह सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, जिसके अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अपने शासन करने के अधिकार खो देते थे और इन राज्यों की सत्ता कंपनी की झोली में आ गिरती थी। जाहिर है कि इस नीति के माध्यम से कंपनी अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी और हुआ भी यही। इस नीति की चपेट में आकर कई प्रांतीय शासक अपने अधिकार खो रहे थे, जिसमें सतारा, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी जैसे क्षेत्र शामिल थे। वहीं 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इसके बाद उनके वंशजों को बादशाह नहीं बल्कि राजकुमारों की उपाधि मिलेगी और कंपनी को मिलेगी सत्ता की कमान। कंपनी की दमनकारी नीतियों ने बोया 1857 की क्रांति का बीज। वहीं 1857 की क्रांति की नींव रखी थी सिपाही विद्रोह ने। दरअसल उस समय कंपनी की सेना में मौजूद भारतीय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दी गई थी, जिसके कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए कहा गया। ऐसा माना जाता था कि ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने होते थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता था। इन कारतूसों को लेकर बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सिपाही ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। मंगल पांडे का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों के बीच उभर रहे गुस्से का प्रतीक बन गया। उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे की फांसी के बाद से अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों ने खुलेआम विद्रोह किया। मेरठ की सीमा लांघकर उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन दिल्ली में अंग्रेजों का सख्त पहरा था। पर भारतीय सिपाही भी कहां पीछे हटने वाले थे। अंग्रेजों के पहरों को तोड़कर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात की और उन्हें अपने विद्रोह का मुखिया चुना और अलग अलग प्रांतों में क्षेत्र प्रमुखों ने विद्रोह की कमान संभाली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने पुरजोर संघर्ष किया। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ ही महीनों में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक
यह विद्रोह आग की तरह देश के अलग अलग कोने में फैल चुका था, जिसमें झांसी में कमान संभाली थी रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन फिरंगियों से लोहा लेते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई। वहीं नाना साहेब के नेतृत्व में कानपुर में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। यहाँ अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष किया और लखनऊ को कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन अंग्रेजों की पहुंच से दूर रखा। हालांकि यह विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। अंग्रेजों ने अपनी संगठित सेना और बेहतर हथियारों के बल पर विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस विद्रोह की गूंज ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी, जिसके बाद कंपनी से सत्ता छीनकर भारत की कमान ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ली और इसके साथ ही हिंदुस्तान में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। वहीं ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत भेजा गया और उसकी सहायता के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। इसके साथ ही भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश राज का सीधा प्रतिनिधि था। इस परिवर्तन के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। विद्रोह के बाद देशवासियों के बीच जगह बनाने की कवायद में अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों परंपराओं का सम्मान करेंगे। साथ ही व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। अब राजाओं को अपनी रियासत दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। 1857 की चोट के बाद फरंगियों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया, लेकिन इन मीठे प्रयासों के मुखौटे के पीछे फूट डालो राज करो की नीति के साथ आगे आए थे अंग्रेज। क्रांति की ज्वाला ठंडी जरूर पड़ गई थी, लेकिन बुझी नहीं थी, और इस ज्वाला ने जलाई थी देशवासियों के बीच मातृभूमि के प्रति प्रेम की मशाल, और साथ ही अब भारतीय भी अंग्रेजों को उनकी कुटिलता का जवाब उनकी ही बोली में देने को तैयार थे। तो दोस्तों, जानेंगे ये सभी घटनाक्रम आजादी के अगले भाग में। जय हिंद।